जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 5 जुलाई और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं आज की शिफ्टों के अंदर। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, जिसका भी एग्जाम है इन क्लासेस को मिस मत कीजिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आपको फिर से रिपीटेड सवाल देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। दोस्तों 8-10 सवाल ऐसे सवाल हैं जो मैंने कल की और परसों की क्लास में बताए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस सवाल को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ था परसों और कल की क्लास में। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपको याद है स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 ईस्वी में। बात करें स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया था, रामकिशन मिशन। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद। और कब की थी, 1897 ईस्वी में की थी। ये डेटें भी आप नोट करते चले। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने क्या किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना। अगर आपसे पूछ लिया है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, आत्माराम पांडुरंग। और कब की है, 1867 में की है। दोस्तों राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। किसकी, ब्रह्म समाज की। और कब की है, 1828 ईस्वी में की है। और दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, इसकी भी स्थापना की है। इसको आप ध्यान में रखें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत ही सिंपल सवाल है। आई होप दोस्तों आपने सारे आंसर सही किए होंगे। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू जी थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका जवाब हो जाता एनी बेसेंट। लेकिन पूछा क्या गया है, भारतीय महिला अध्यक्ष। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी थी कौन थी, सुचेता कृपलानी। और कहां की मुख्यमंत्री बनी थी, उत्तर प्रदेश। ये जवाब आपको याद रखने हैं। विजया लक्ष्मी पंडित, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों पहली महिला शतरंज, ये शतरंज से संबंधित है। कौन, शतरंज से संबंधित है। इनका संबंध शतरंज से है, इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था। ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों आपको बता दें सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन ऑप्शंस मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किए हैं, जिससे कि मैं आपको नए सवाल बता सकूं। दोस्तों भारत लौटने के पश्चात महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था। दोस्तों आपको याद रखा, चंपारण सत्याग्रह। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कब किया था, 1917 का है चंपारण सत्याग्रह। लखनऊ अधिवेशन दोस्तों कब का है, 1916 का। और लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजमूदार। आपको याद होगा। और दोस्तों आपको याद होगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों होम रूल लीग मूवमेंट ये भी चलाया था। किसने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कब चलाया था, 1916 में ही चलाया था। बात करते हैं बेलगांव अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1924। अगर आपसे पूछ ले जाए कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, कौन सा था, बेलगांव अधिवेशन। कब का है, 1924 का है। कानपुर अधिवेशन 1925 का है, कानपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरोजनी नायडू जी ने की थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में कहीं भी रहने की आज़ादी किसके अंतर्गत आती है। ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता। तो आपको ध्यान में रखना है भारत में कहीं भी रहने की आज़ादी एक नागरिक को दोस्तों किस अंतर्गत आती है, दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 19(1)(a). ये सवाल भी आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अधिकार आर्टिकल 21 में दिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। धार्मिक स्वतंत्रता किसके अंदर है, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंदर। यानी कि व्यक्ति अपना कोई सा भी धर्म अपनाए, ये उसकी फ्रीडम होगी। ये कौन सी आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 25 से 28। कमेंट करके बताएं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1539, 1540, 1556, 1757। दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। याद कीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण युद्ध 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज का युद्ध। 1556 में दोस्तों क्या हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। और 1761 क्या हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध। 1191 क्या हुआ था? तराइन का पहला युद्ध। 1192 क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध। ये सब सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि OH हाइड्रोक्सी आयन, दोस्तों OH को ही कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन, किसके द्वारा बनता है? अम्ल, क्षार, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद करके रखना है, हाइड्रोक्सी आयन किसके द्वारा बनता है? ये क्षार के द्वारा बनता है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ऐसे तत्व जो OH आयन देते हो, क्या देते हो? OH आयन क्या कहलाते हैं? क्षार। और जो H+ आयन देते हो, कौन से दोस्तों? हाइड्रोजन आयन देते हो, वो क्या कहलाएंगे? वो दोस्तों कहलाते हैं अम्ल। ये बातें आपको नोट करनी है। अगर अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक। और क्या बनता है? जल। आपसे सवाल पूछा जाता है अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके यौगिक के साथ क्या क्या बनाते हैं? आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन दे देगा, जल दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। आपको याद रखना है ये जल बनता है। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अम्ल की बात आई है तो आपको याद होगा पीएच पैमाना। दोस्तों पीएच पैमाना कहाँ से होता है? 0 से 14 तक के भी होता है। बीच में कितना होता है? 7। अगर दोस्तों पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होगा, जैसे कि हमारे रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। तो दोस्तों ये हमारा खून कैसा हो गया? ये हल्का क्षारीय हो गया। अगर पीएच मान का दोस्तों वैल्यू, पीएच मान की वैल्यू अगर 7 से ऊपर होगी तो क्या कहलाएगा? क्षारीय। अगर पीएच मान की वैल्यू 7 से कम होगी तो क्या कहलाएगा? अम्लीय। क्या कहलाएगा? अम्लीय। जैसे कि अम्ल वर्षा, इसका पीएच मान होता है 5.4, यानी कि दोस्तों ये कैसा है? अम्लीय है। और हमारे जल का पीएच मान कैसा है? 7 है, तो ये कैसा है? उदासीन। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। और पीएच पैमाना इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने की थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आप सुबह वाली क्लास उठाकर देखिए, कल की क्लास उठाकर देखिए। आपकी परीक्षा में 2 से 3 बार सवाल मैंने आपको बताए हैं, पूछे भी गए हैं, दूसरी बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और 86वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 2002 का है। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहे। और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है। सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन कहां प्रारंभ किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता में कहां प्राप्त हुए थे? मैंने आपसे कहा था सिंधु घाटी सभ्यता से 2 से 3 सवाल आपकी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए थे? तो आपको ध्यान में रखना है, ये बनावली एक स्थान है, यहां से प्राप्त हुए थे। बात करते हैं लोथल। लोथल दोस्तों क्या था? ये दोस्तों आपको याद होगा डॉकयार्ड, यानी कि बंदरगाह से संबंधित था। चनहुदड़ो, इसमें क्या था? मनके बनाने के कारखाने। और दोस्तों कालीबंगा, जुते हुए खेत। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, कमेंट करके बताएं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता ये कैसी दोस्तों है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। शरीर में वृद्धि और मरम्मत हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या दोस्तों पोषक तत्व। अब आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या देके रखा था उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप इसका आंसर क्या मान सकते हैं? प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका आंसर मैं यहां से ऑथेंटिक आपको नहीं बता रहा हूं, इसका आंसर दोस्तों आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पर देना था। शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों इसका आंसर पोषक तत्व भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में जो दे रखा हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर मानेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जर्मनी में सर्वप्रथम झंडा किसने फहराया था? यह भी सवाल आज की शिफ्ट में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मैडम भीखाजी कामा, इनके द्वारा जर्मनी में झंडा फहराया गया था पहली बार। इसको आप ध्यान में रखें, अच्छा सवाल है। और इन तीनों के बारे में हमने बात कर ली हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको याद होगा महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा
महात्मा ज्योतिबा फुले। इन्होंने दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? महात्मा ज्योतिबा फुले। और ये कहाँ का समाज है? ये दोस्तों महाराष्ट्र का समाज है, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इनकी एक पुस्तक बहुत ही फेमस है, गुलामगिरी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना है महात्मा ज्योतिबा फुले। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चोल वंश ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? वज्जी, तंजौर, मदुरई, कांचीपुरम। तो दोस्तों आपको नोट करना है, चोल वंश इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया है? तंजौर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, यही आपके ऑप्शन में दे के रखा था। बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। वज्जी किसकी राजधानी थी? वैशाली। आपको दोस्तों याद आ रहा होगा। और दोस्तों कांचीपुरम, ये पल्लवों, अगर आपसे पूछ लिया पल्लवों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो आपको ध्यान में रखना है कांचीपुरम को। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। ये सब चीज़ें हम कई बार नोट कर चुके हैं, इनको आप नोट कर लें और रट डालें, सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2022 में बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित हुआ था? परम शक्ति, परम कामरूप, परम प्रवेगा, परम गंगा। दोस्तों आपको बता दें 2022 में बेंगलुरु में कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था? परम प्रवेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों परम शक्ति ये कहाँ पर स्थित है? IIT खड़गपुर। ये किसने विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने विकसित किया। परम कामरूप IIT गुवाहाटी। अब दोस्तों असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम है कामरूप, तो परम कामरूप कहाँ पर होगा? IIT गुवाहाटी। परम गंगा IIT रुड़की। ये सब सवाल आपको नोट करके रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। केसरिया स्पूत निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, नई दिल्ली। तो आपको ध्यान में रखना केसरिया स्पूत कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। दोस्तों पंथी लोक नृत्य का कहाँ का है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तर पूर्वी मानसून में सर्दी में किस क्षेत्र में वर्षा होती है? लद्दाख, तमिलनाडु, गोरखपुर, मथुरा। तो दोस्तों आपको याद रखना उत्तर पूर्वी मानसून में सर्दी में किस क्षेत्र में वर्षा होती है? ये दोस्तों तमिलनाडु आपका सही आंसर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें करते हैं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसराम, चेरापूंजी। बच्चे को पता है, लेकिन दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आपसे पूछ लिया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? गोरखपुर में। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? मथुरा में। ये कुछ 4 आंकड़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा वायुमंडल, सबसे पहली परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को नोट कर लें, क्षोभमंडल। फिर दोस्तों क्या होता है? क्षोभमंडल के बाद समताप मंडल। फिर क्या होता है? मध्य मंडल। फिर क्या होता है? आयन मंडल। और फिर क्या होता है? बहिर्मंडल। ये दोस्तों वायुमंडल की परतें हैं, इनको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएगा। ये एक स्लाइड है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, पानी बरसना, ओले का पड़ना, ये कौन से मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती हैं। और समताप मंडल, वायुयान का संचालन और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। इसको मीसोस्फीयर, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों रेडियो संबंधी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी संचार से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दोस्तों आयन मंडल में होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखें। कमेंट कर बताएं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्व कर किसने लगाया था? अफगानियों ने, मुगलों ने, जाटों ने, मराठाओं ने। तो आपको दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठाओं ने लगाया था। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों करदांग मठ किस प्रदेश में स्थित है? कुछ ऐसे ही करके सवाल पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो आपको ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट कर बताएं क्या यह सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि नहीं। अगर आपसे पूछा लक्षद्वीप, इसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको दोस्तों याद होगा, इसको आपस से अलग कौन करता है? 10 डिग्री अक्षांश। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप।
बैरन द्वीप। और कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों भाविया लोकगीत का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, महाराष्ट्र। दोस्तों आपको याद होगा काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। राजस्थान दोस्तों एक दोस्तों भाविया होता है, क्या करके? भाविया करके दोस्तों होता है, भाविया लोक नृत्य। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। कमेंट करके बताएं कि ये सही बात है कि नहीं। भाविया दोस्तों लोक नृत्य राजस्थान में मनाया जाता है कि नहीं दोस्तों। और भाविया कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। छत्तीसगढ़ का दोस्तों पंडवानी और पंथी लोक नृत्य। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था? बुरहानपुर, पंचगनी, अलीराजपुर या शेर छिप। 2011 की जनगणना से दोस्तों आपकी परीक्षा में रोज सवाल बनना है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा था? ये शेर छिप करके है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर, ये सबसे कम साक्षर जिला है, इसको भी आप ध्यान में रखें। बुरहानपुर दोस्तों अगर आपसे पूछ रहे हैं भारत का एकमात्र जिला, दोस्तों भारत का हर घर जल वाला प्रमाणन जिला कौन सा है? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल में, और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? हरियाणा में। ये कुछ आंकड़े हैं, इनको आप नोट करें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की। और 3 सवाल मैं आपको बताता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो आपको ध्यान में रखना है बिहार का है। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आपको जवाब देना है नई दिल्ली का। और यहीं आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। ये 3 सवाल हैं, इनको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में छपेगा सवाल यहाँ से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, हुबली, सिद्धरुद्धा, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हुबली। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और अगर आपसे पूछ लिया पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गोरखपुर। और एक सवाल दोस्तों करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना अब गोरखपुर इसका आंसर नहीं होगा, अब इसका आंसर होगा सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म। इसको आप ध्यान में रखें, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है ये कहां पर स्थित है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आईआईटी कानपुर, रुड़की, मद्रास, गुवाहाटी। तो आपको ध्यान में रखना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? आईआईटी मद्रास। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों एनआईटी तिरुचिरापल्ली, एनआईटी तिरुचिरापल्ली, इसके द्वारा दोस्तों कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था? ये दोस्तों सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में। परम करके दोस्तों कुछ है, इसका जवाब परम पोरूल। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एनआईटी तिरुचिरापल्ली, इसके द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? परम पोरूल सुपर कंप्यूटर। ये सवाल बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रणथंभौर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? सवाई राजा जयसिंह, राजा हमीर, शिवाजी महाराज। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों राजा हमीर के द्वारा बनवाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कागेद नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। कर्नाटक, सिक्किम, असम, लद्दाख। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, आपका सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है कि ये सवाल पूछा गया है कि नहीं, इसका जवाब आपको बताना है। अब दोस्तों बात करते हैं लद्दाख में दोस्तों क्या मनाते हैं? लोसर फेस्टिवल कहाँ का? लद्दाख। और ये कहते हैं दोस्तों लोसांग फेस्टिवल दोस्तों ये कहाँ पर मनाते हैं? दोस्तों माफ़ कीजिएगा, लोसांग मनाते हैं सिक्किम में। लोसांग कहाँ पर मनाते हैं? सिक्किम में। लेकिन लोसर कहाँ पर मनाते हैं? लद्दाख में। और दोस्तों एक फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल,
ये कहाँ पर मनाया था? नागालैंड में मनाया था। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी, बलबन। तो दोस्तों आपको याद रखना है बाजार नियंत्रण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू हुई थी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। गयासुद्दीन तुगलक ये हैं दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक। बहलोल लोदी ये हैं लोदी वंश के संस्थापक। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर या उपरोक्त सभी? तो आपको ध्यान रखना है मानव विकास सूचकांक इसका मुख्य आयाम क्या होता है? ये शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर ये तीनों होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन है? यूएनडीपी इसको जारी करने वाली संस्था है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सवाल को पढ़ते रहिएगा और सारे क्लासेस को अपडेट कर कर अपना दोस्तों नोट्स बनाते रहिएगा। 100% आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। और चैनल को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः नहीं होगा, यहाँ पर मुख्यतः लिख लीजिएगा आप काट कर। काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश ये तीनों स्थानों पर पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आपके ऑप्शन में यहाँ से दोस्तों कोई भी ऑप्शन दे के रखा होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आप देख रहे हैं सवाल किस तरह से आपसे रिपीट कर रहा है। एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया कि काली मिट्टी को और रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? काली मिट्टी। अब सवाल पूछा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये सब आप ध्यान में रखें। आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे सवाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कॉफी उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों क्योंकि बाबा बुदान की पहाड़ी कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये कॉफी के बागानों के लिए फेमस है। इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हड़प्पा सभ्यता के शहर किस आकृति के हुआ करते थे? मैंने आपसे कहा हड़प्पा सभ्यता आप देख सकते हैं पूरे दिन में 2-3 सवाल हड़प्पा सभ्यता से आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की शहर आकृति कौन सी थी? तो आपको याद होगा चतुर्भुजाकार। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि डॉक्टर पदम सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, उड़ीसी नृत्य। तो दोस्तों आपको याद रखना है डॉक्टर पदम सुब्रमण्यम का संबंध है भरतनाट्यम से। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा एसएससी वाला एनालिसिस मैंने आपको बताया था। भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन है? रुक्मणी देवी, अरुण डैल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई। इन सबका संबंध किससे? भरतनाट्यम। और कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। कुचिपुड़ी इसका संबंध कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों मृणाली साराभाई इनका संबंध किससे? कुचिपुड़ी। और दोस्तों राधा रेड्डी। राधा रेड्डी अगर आपसे पूछ ले जाए दोस्तों मृणाली साराभाई और राधा रेड्डी इनका संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है। बात करते हैं सत्रिया। सत्रिया दोस्तों ये कहाँ का है? असम का क्लासिकल नृत्य है, असम का। और दोस्तों इसके फेमस कौन है? आचार्य शंकर देव। आचार्य शंकर देव इससे संबंधित हैं। बात करते हैं उड़ीसी नृत्य। ये दोस्तों केलुचरण महापात्र। अगर आपसे पूछ लिया है केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र इनका संबंध किससे है? तो आपको ध्यान में रखना है उड़ीसी नृत्य से है। ये सब सवाल हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लूनी नदी कहाँ पर बहती है? अमरकंटक की पहाड़ी, त्रिम्बकम की पहाड़ी, मरुस्थल या महाबलेश्वर की पहाड़ी? दोस्तों आपको बता दें लूनी नदी कहाँ पर बहती है? मरुस्थल में बहती है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों हमारे लिए ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ये मैंने चारों आपके उद्गम स्थान लिखे हैं। ये दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। त्रिम्बकम की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी। ये तीनों दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। इनको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वर्ष 1540 में शेरशाह ने कौन सा युद्ध लड़ा था? दोस्तों अगर आपको युद्ध का दोस्तों सन पता है तो आपने इसका आंसर आसानी से दे दिया होगा। 1540 में मैंने कई बार चीख के बताया कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
बौद्ध धर्म, दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके सवाल और उनके आंसर मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ये भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म में जो गुंबद के ऊपरी स्थिति की, दोस्तों बौद्ध धर्म होता है उसमें जो गुंबद बनता है उसके ऊपर स्थित जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था, आज सवाल पूछा गया, क्या कहलाती है? हर्मिका। आप दोस्तों इसको आप ध्यान में रखें। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार जीवन प्रत्याशा में 12 वर्षों की वृद्धि कब हुई थी? 1980 आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। हेलेना, दोस्तों वेला तस्की ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। और सवाल पूछे गए, भारत और विदेशों के बीच में व्यापार करने के लिए सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए, जल मार्ग है। तो आपके ऑप्शन में जल मार्ग देके रखा होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अकबर के काल में किस मनसबदार, दोस्तों क्या लिखा? मनसबदार ने उड़ीसा को जीता था? राजा मान सिंह। तो इसको आप ध्यान में रखें। आज की शिफ्टों से कुछ सवाल है जो प्राप्त होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के सवाल अधिकतर हैं, तीसरी शिफ्ट के सवाल बहुत कम मिल पाते हैं, इसीलिए दोस्तों तीसरी शिफ्ट के सवाल बहुत कम यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन दोस्तों जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूँ सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, और आप अगर भविष्य में एग्जाम देने वाले हो तो इस क्लास को नोट करके रखना। 100% आप सोचो आपकी परीक्षाओं में सवाल रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। अगर आज का एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा है। इसकी आंसर की के साथ मैं डेली PDF अपलोड कर देता हूं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे साथ बनाकर रखें।